स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। यूं तो पूरे देश में इन दिनों बिजली का संकट है, लेकिन राजस्थान में ये संकट कुछ ज्यादा ही है और इस वजह से संकट पर सियासत भी खूब हो रही है। कोयले की संकट की वजह से प्रदेश में बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। हाल ये है कि सरकार ने घोषित रूप से 3 से 4 घंटे की बिजली कटौती शुरू कर दी है, लेकिन अघोषित रूप से किसी किसी इलाके में 10 से 12 घंटे बिजली काटी जा रही है। बिजली की कटौती की वजह से आम लोग परेशान हैं और आम लोगों की इस परेशानी से सियासी संग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी ने प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार की लापरवाही और गलत नीतियों की वजह से ये संकट आया है। मैं सोचता हूँ बाकी राज्यों में भी आई, सबने अपनी अपनी व्यवस्था पहले से की, जिसके कारण से वहाँ हाहाकार नहीं मचा। हमारे यहाँ जो व्यवस्था इनको करनी थी, अब मुख्यमंत्री स्वयं छत्तीसगढ़ जाकर के मुख्यमंत्री से मिल भी आए और उसके बाद भी केंद्र से भी जाकर के मिल आए, लेकिन इस समस्या का समाधान उनसे हो नहीं है। उसका कारण क्या है? ये समय पर पेमेंट नहीं करते हैं, इसके कारण से कोई इनको देने को तैयार ही नहीं होता है। सबसे बड़ी जो संकट है ये है, इनकी क्रेडिट खत्म हो गई। अप्रैल माह के अंदर अधिकांश शहरों का तापमान 44 से 46 डिग्री को छू रहा है। वहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण शहरी क्षेत्र में 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक घोषित अघोषित और ग्रामीण क्षेत्र में 7 से 10 घंटे तक की अघोषित विद्युत कटौती है। बीजेपी के इन सवालों पर सरकार की ओर से करारा जवाब भी दिया जा रहा है। वो जवाब क्या है, बताएंगे आपको। पहले ये जान लीजिए कि सरकार बिजली संकट को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय कर रही है। आपको बता दें, प्रदेश में अभी 12,500 मेगावाट का उपयोग हो रहा है। पूरे प्रदेश में 1500 मेगावाट की कटौती की जा रही है। निजी क्षेत्र की कंपनी को राजवेस्ट से पावर सप्लाई की अनुमति मिली है। राजवेस्ट की 1080 मेगावाट की यूनिट का प्रदेश को लाभ मिलेगा। राजवेस्ट की इकाइयों के लिए कोयला खनन की अनुमति दी गई है। सोलर प्लांट के जरिए लगभग 3300 मेगावाट बिजली मिल रही है। विदेशों से कोयला खरीद के लिए सरकार ने टेंडर निकाला है। 12 रुपए प्रति यूनिट की दर से भी बिजली खरीद रही है सरकार। बिजली संकट दूर करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। रही बात विपक्ष के हमलावर रुख की, तो ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का कहना है कि ये समय राजनीति का नहीं है। वैसे भी ये संकट अकेले राजस्थान का नहीं, बल्कि पूरे देश पर आया है। ये राजस्थान का विषय नहीं है, पूरे देश में बिजली की मांग जो है एकदम से बढ़ी है। सतीश पूनिया जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कटारिया साहब हमारे विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि इसमें आपको सियासत नहीं करनी चाहिए और इसमें राजस्थान सरकार का आपको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय बाद कोल क्राइसिस आया है और बिजली की डिमांड एकदम से बढ़ी है। राजस्थान में बिजली की डिमांड उत्पादन से 33% ज्यादा है और पिछले 38 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। इस स्थिति में सरकार के लिए भी इस संकट से निकलना किसी चुनौती से कम नहीं है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। धर्म को लेकर हंगामा बरपा है, उसे कानून से ऊपर का दर्जा देने की होड़ मची है। छोटी सी बात बड़ी बनाई जा रही है। सवाल है क्यों आस्था को तमाशा बनाया जा रहा है। इस खबर पर विस्तार से इसी बुलेटिन के दौरान आपसे बातचीत होगी, आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बूंदी से ये खबर सुन लीजिए। पॉक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। गैंगरेप और हत्या के 2 दोषियों को सजाए मौत सुनाई है, साथ ही 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इन दोनों ने 23 दिसंबर 2021 को जंगल में बकरियां चराने गई 15 साल की नाबालिग से पहले रेप किया, फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना की खबर मिलने के बाद पुलिस ने रात भर जंगल में तलाशी अभियान चलाया। 12 घंटों के भीतर दोनों को गिरफ्तार किया। मामले में एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया था। कोर्ट में सुनवाई चली, 22 गवाह पेश किए गए। 79 दस्तावेज के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट बालकृष्ण मिश्र ने छोटूलाल भील, सुल्तान भील दोनों को फांसी की सजा सुनाई।
जब तक ये मामला खुल नहीं गया तब तक किसी ने पानी तक नहीं पिया। भरी सर्दी की रात, ओस का पड़ना, घना जंगल, जहाँ कोई लाइट व्यवस्था नहीं, कोई नेटवर्क व्यवस्था नहीं, ऐसी स्थितियों में उन अपराधियों को ढूंढना बड़ा काम था। ईश्वर की दया और पुलिस की मेहनत और एसपी साहब का नेतृत्व, उसकी वजह से हम इस केस को खोलने में सफल रहे, मुलजिमों को पकड़ने में सफल रहे। वहीं इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने सबसे पहले तो घटना के बारे में लिखा और फिर लिखा कि इस केस में प्रदेश सरकार ने विशेष वकील की नियुक्ति की थी और केस ऑफिसर स्कीम के तहत मामले को लेकर 3 कार्य दिवस में पुलिस ने चालान पेश किया था। उन्होंने आगे लिखा है कि इन सभी नवाचारों के कारण आज प्रदेश में हर पीड़ित को न्याय सुनिश्चित हो पा रहा है। हमारी सरकार आने के बाद पॉक्सो एक्ट के मामलों में 8 दोषियों को फांसी, 137 से ज्यादा को आजीवन कारावास और कुल 620 से अधिक दोषियों को सजा सुनाई जा चुकी है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। महिला अपराधों के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अदालत के माध्यम से इनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो अब देखिए वो खबर। हमने आपको बताया धर्म को लेकर हंगामा बरपा हुआ है, उसे कानून से ऊपर का दर्जा देने की होड़ मची है। छोटी सी बात बड़ी बनाई जा रही है। सवाल है क्यों आस्था को तमाशा बनाया जा रहा है। गुरुओं के मुरीद पीएम मोदी। देश का सम्मान बढ़ता है तो लाखों करोड़ों भारतीय मूल के लोगों का भी उतना ही सम्मान बढ़ जाता है। उनके प्रति दुनिया का नजरिया बदल जाता है। इस सम्मान के साथ नए अवसर भी आते हैं, नई भागीदारियां भी आती हैं और सुरक्षा की भावना भी मजबूत होती है। धर्म जरूरी है, दिखावा नहीं। ओवैसी का इमोशनल ड्रामा। हम सबर करेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे, कमर कसेंगे, अल्लाह से डरकर सिर्फ इन लोगों से मुकाबला करेंगे। आस्था अच्छी है, आडंबर नहीं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री आवास की है, जहां शुक्रवार को पीएम मोदी ने अपने आवास पर सिख समुदाय के लोगों की मेजबानी की। जबकि दूसरी तस्वीर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी है, जो हैदराबाद में नमाज के बाद भावुक हो गए और भाषण के दौरान रो पड़े। वहीं तीसरी तस्वीर यूपी के सहारनपुर की है, जहां सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। ये तो हुई इन तीनों तस्वीरों से जुड़ी बातें। चलिए अब प्रधानमंत्री ने क्या कहा और असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, ये भी जान लीजिए। हमारे गुरुओं ने हमें साहस और सेवा की सीख दी है। सिख परंपरा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत परंपरा है। ईमान वालों, सबर करो, सबर करो और डट जाओ। जब जालिम से मुकाबला करो और कमर बस्ता हो जाओ, जब दीन की खिदमत करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह तुमको कामयाब करेगा। प्रधानमंत्री ने सिख धर्म की तारीफ की। वे पिछले कुछ समय से थोड़े थोड़े अंतराल पर सिख समुदाय के लोगों से मिल रहे हैं। उन्होंने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की स्मृति में हाल ही में लाल किले पर आयोजित एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया था। वहीं ओवैसी ने पत्थरबाजों के समर्थन में प्रशासन को न सिर्फ जुल्मी करार दिया, अरब सहित दुनिया के कई देशों में सड़क पर नमाज पढ़ना कानूनन जुर्म है। ऐसा करने पर वहाँ मोटा जुर्माना देना पड़ता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं करने की सलाह देने भर से ही मामला संजीदा हो जाता है, दो समुदाय में ठन जाती है। भला क्यों आस्था को आडंबर बनाया जा रहा है? क्यों अपनी मान्यताएं दूसरे मजहब पर थोपने की कोशिश हो रही है? क्यों धर्म कानून के आड़े आ रहा है? क्यों लोकतंत्र कमजोर किया जा रहा है? आखिर क्यों? खबर 12 में गजेंद्र के वार की। भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने 12 आए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने ईआरसीपी को लेकर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कहा, राजस्थान सरकार जिद त्याग कर 13 जिलों के लोगों के सूखे कंठों की ओर देखे और केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार प्रोजेक्ट बनाकर भेजें। वो 1 महीने में प्रोजेक्ट का निस्तारण करवा देंगे। भारतीय जनता पार्टी दुर्भाग्य से राजस्थान, जिसमें सबसे ज़्यादा संकट था पीने के पानी का, सरकार को सबसे तेज गति से काम करने की आवश्यकता थी। भारत सरकार ने पिछले 4 साल में 3 साल गए और वर्तमान वर्ष जो 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, हमने 27,000 करोड़ रुपए की ग्रांट राजस्थान को सरकार को दी, जो देश में सबसे ज़्यादा थी। और अब लेकर चलते हैं उदयपुर के एमबी अस्पताल, दिखाते हैं एमबी अस्पताल में अस्पताल प्रबंधन की ओर से मरीजों और उनके परिजनों के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है। प्रदेश में लगातार गर्मी भीषण अपना कहर जारी है। ऐसे में लेक सिटी उदयपुर में भी लगातार तापमान बढ़ने से यहाँ एमबी हॉस्पिटल में मरीजों के लिए काफ़ी व्यवस्था की गई है। इस समय मौजूद है उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में, जहाँ पर पूरे संभाग भर से मरीज आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। इस समय मौजूद है एमबी हॉस्पिटल के बनवाड़ के उस क्षेत्र में, जहाँ पर आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। रियलिटी चेक करेंगे हम कि यहाँ पर पानी की, कूलर की, पंखे की और छाया की किस तरह से व्यवस्था है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीधे यहाँ वार्ड में जो है कि एसी लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं। मरीजों की सुविधाओं के लिए सारी व्यवस्था की गई है, ताकि मरीजों को जो है कि गर्मी में खासकर जो लू का प्रकोप है, ऐसे में उनको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए सारी व्यवस्था, तमाम वो व्यवस्था की गई है। कई वार्डों में जो है कि जहाँ एसी नहीं, वहाँ कूलर व्यवस्था लगाई गई है। साथ ही हमारे इस समय मौजूद हमारे साथ हॉस्पिटल के हमारे जो इंचार्ज है नवरत्न जी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि सर अभी किस तरह से अभी ये बीमारियाँ चल रही है और क्या व्यवस्था की गई मरीजों के लिए। अभी एमबी अस्पताल में मरीजों को गर्मी का प्रकोप देखते हुए पंखे, कूलर और कई वार्ड में जो एसी है वहाँ पर एसी की व्यवस्था की गई है। और मरीजों के पानी के लिए आरओ, जो ठंडा पानी है, उसकी व्यवस्था की गई है। और पूरे वार्डों में लगभग ऐसा आरओ लगा हुआ है और एसी है कई वार्ड में, आईसीयू में एसी हैं और कूलर और पंखे की व्यवस्था की गई है। अभी आप बता रहे जैसे कि कुछ वार्डों में जहाँ एसी की जरूरत नहीं, वहाँ कूलर्स लगे हुए हैं, कहीं पंखे लगे और कहीं पानी की व्यवस्था भी अच्छी है। मरीजों को खासकर गर्मी के दिनों में किस तरह की सुविधा होती है और किस तरह की बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं? सबसे ज़्यादा तो मरीजों को गर्मी की ही समस्या आती है, उसके लिए कूलर और एसी की व्यवस्था है कई वार्डों में। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। अधिकारियों का तबादला होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर किसी अधिकारी के तबादले के दौरान शहर भर में उनके काम की तारीफ में होर्डिंग्स लगे तो फिर बात खास हो जाती है। तबादला हर सरकारी कार्मिक की सेवा का हिस्सा होता है, लेकिन तबादले पर ऐसी विदाई हजारों में किसी एक अधिकारी को मिलती है। उन्हीं अधिकारियों में से एक है बाड़मेर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रत्नू, जिनके तबादले की खबर आते ही उनकी तारीफ में शहर भर में होर्डिंग्स लग गए। ऐसा किसी पहली बार हुआ है कि किसी अधिकारी के तबादले के बाद में उनके चाहने वालों ने इस तरीके का बैनर लगा करके उनको शानदार विदाई दी जा रही है। किसी अधिकारी के इस तरीके के बैनर और पोस्टर आज पूरे जिले भर के अंदर चर्चाओं में है, जिले के साथ ही पूरे प्रदेश के अंदर चर्चाओं में है कि किसी अधिकारी के इतने चाहने वाले लोग हैं कि उनके तबादले के बाद में इस तरीके के बैनर व पोस्टर लगा करके उन्हें शानदार विदाई दी जा रही है। होर्डिंग्स लगाने के साथ साथ हर तबके के लोगों ने उन्हें फूल माला पहनाकर शानदार विदाई देने की भी कोशिश की। दरअसल मोहन दान रत्नू आम लोगों का खास ख्याल रखते थे। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए दिन रात काम किया करते थे। इसी वजह से वो आम लोगों के करीब आ गए थे। कि लोगों की दुख दर्द भावना को समझते थे, इसलिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, बहुत अच्छा काम किया। हो सके इतिहास में मोहनदान जी जैसा ना अधिकारी यहाँ बाड़मेर में कोई आया है, और मेरे को नहीं लगता कि आगे भी ऐसा कोई अधिकारी आ सकता है। जो सरल मिजाज था वो अपने आप में एक काबिल तारीफ था। उनका सर मिलना, उनका सर व्यवहार, उनके साथ जो जिस पंचायती राज के जितने भी सर कर्मचारियों ने जो काम किया वो सब सर आज उनको याद कर रहे हैं कि सर बहुत ही अच्छा उनका जो कार्य था वो बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा सर।
आपको बता दें कि मोहनदान रत्नू का जन्म जैसलमेर के एक छोटे से गांव कोड़ा में हुआ था और 2010 में उन्होंने RAS की परीक्षा में 7वां रैंक हासिल किया था। बाड़मेर से 3.5 साल के कार्यालय में मोहनदान रत्नू ने आम लोगों के साथ साथ अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ भी बेहतर तालमेल के साथ काम किया। इस वजह से उनकी विदाई के दौरान आम लोगों से लेकर अधिकारी और कर्मचारी भी भावुक नजर आए। पहली बार 38 माह तक लगातार काम किया और उनके काम को हर कोई नेता, अधिकारी व आम जन बहुत सराह रहा है। इसीलिए इस तरीके की उन्हें शानदार विदाई दी जा रही है। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमदान देथा, न्यूज़ 18।